पाकिस्तानी सेना के द्वारा वहां जन संहार किया जाता था कि बांग्लादेशी मुसलमान बॉर्डर पार करके आते थे और स्थानीय लोगों को लूट कर वापस चले जाते थे। इनडायरेक्टली ही सही, पंचायत को भी अब पार्टी कंट्रोल कर रही थी। पोलिंग बूथ को ही लूट लेना जैसे काम तो आम हो गए थे कि कोई भी हिंदू उसके परमिशन के बिना अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर सकता था। उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर उस परिवार के 15 लोगों को जान से मार दिया और पूरे गांव को आग लगा दिया। सत्ता का खेल है, एक जाता है तो दूसरा आता है। और साल 2002 में ईंट भट्टों के मजदूरों का एक यूनियन बनाया और उसका नेता बन गया। मछली पालन से होने वाला कमाई का एक हिस्सा सत्ताधारी पार्टियों को भी मिलता था, क्योंकि वो लोग हिंदुओं को अपना एक प्रॉपर वोट बैंक के तौर पर नहीं देखते थे। परंतु हिंदुओं के लिए समय आज तक नहीं बदला। ना ही चाटुकार पत्रकार आपको ये दिखाते हैं और ना ही सो कॉल्ड गोदी मीडिया। जय श्री कृष्णा दोस्तों, 5 जनवरी 2024 को ईडी की एक टीम नॉर्थ 24 परगना में राशन घोटाले के आरोप में टीएमसी नेता शाहजहां शेख को पकड़ने के लिए संदेश खाली पहुंची। उसी वक्त 800 से 1000 की भीड़ ने ईडी के जांच अधिकारियों को घेर लिया और उसे मारने की कोशिश की। भीड़ ने ईडी अधिकारियों के पास से लैपटॉप और मोबाइल भी छीन लिए। कई अधिकारियों के तो वॉलेट से पैसे भी चुरा लिए गए और गाड़ियों की भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना के दौरान ईडी के 3 अधिकारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब सत्तारूढ़ टीएमसी पर इसको लेकर सवाल उठने लगे, तब उन्होंने बोला कि ये तो शाहजहां की लोकप्रियता है कि उनके समर्थन में लोग इस तरह सड़क पर आए हैं। इसके लगभग 1 महीने बाद 7 फरवरी 2024 को संदेश खाली की स्थानीय महिलाओं ने झाड़ू, बांस और लाठियों के साथ शाहजहां शेख के खिलाफ यह कहते हुए विरोध प्रदर्शन किया कि शाहजहां शेख स्थानीय हिंदू महिलाओं को जबरदस्ती पार्टी ऑफिस में रात में बुलाता है और उसके साथ रेप करता है। मतलब जहां एक तरफ शेख शाहजहां के समर्थक उनके लिए ईडी के अधिकारियों पर हमला कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय महिला उसके खिलाफ रेप का एलिगेशन लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकता? यानी कुछ तो गोलमाल है यहाँ। अभी आप जो संदेश खाली की स्थिति देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई रातों रात बनी हुई स्थिति है, या फिर वहां के हिंदू महिलाओं ने एक दिन ये सोचा कि यार मजा नहीं आ रहा है, चलो शेख शाहजहां के खिलाफ विरोध करते हैं, और वो लोग विरोध पर उतर गए। बल्कि कई दशकों पहले ही इसका बीजारोपण किया जा चुका था। तो आखिर ऐसा क्या कारण है जो इतने सालों से अत्याचार सहने के बाद भी स्थानीय महिला आज जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? इन सब एरियाज का पॉलिटिकल और रिलीजियस डेमोग्राफी क्या है? आखिर क्या इतिहास रहा है इसका? और सबसे जरूरी बात, इन सब बातों की शुरुआत कहां से हुई, जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। अब आते हैं टॉपिक पर। तो इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें इस एरिया के साथ साथ पूरे वेस्ट बंगाल का पॉलिटिकल डेमोग्राफी और हिस्ट्री समझना होगा। संदेश खाली बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ एक विलेज है जो सुंदरबन एरिया, खासकर नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के रिमोट एरिया में आता है। आजादी के बाद की स्थिति यह थी कि इस पूरे रिमोट एरिया में हिंदूज के शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का डोमिनेंस था। पार्टीशन के बाद भी इस एरिया में ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण प्रॉपर बाढ़ बनाना संभव नहीं था। संभवतः कुछ नदियां और छोटे छोटे कैनाल्स ही बॉर्डर के रूप में काम करती रही है। यह बात तब की है जब बांग्लादेश बना भी नहीं था। उस समय तक यह ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। समय के साथ वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना के द्वारा वहां जन संहार किया जाता था, रेप और मर्डर तक किया जाता था। उस स्थिति में लोग अपना जान बचाने के लिए इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आने लगे। पर कायदे से तो ये होना चाहिए कि जब बांग्लादेश बन गया तब वो लोग वापस अपने देश चले जाते। परंतु यहाँ आता है गेम पॉलिटिक्स का। उस समय बंगाल की सत्ता कांग्रेस के हाथों में थी और लेफ्ट फ्रंट कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से बंगाल से कांग्रेस को उखाड़ फेंका जाए। बहुत सारे पॉलिटिकल वायलेंस के बाद 1977 में लेफ्ट फ्रंट के सीपीआईएम कांग्रेस को हरा देती है और ज्योति बसु बंगाल के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब लेफ्ट फ्रंट सत्ता में तो आ गई थी, परंतु चुनौती ये थी कि सत्ता में बने भी रहना है। तब उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए उन एरियाज में बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाना शुरू कर दिया। जनरली पहले होता यह था कि बांग्लादेशी मुसलमान बॉर्डर पार करके आते थे और स्थानीय लोगों को लूट कर वापस चले जाते थे। जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी तब वही बांग्लादेशी अब आकर या तो फोर्सफुली या फिर पैसे के दम पर जमीन एक्वायर करने लगे। ग्रास रूट लेवल तक अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए लेफ्ट रिजीम ने एक और काम किया। उस समय पर होता यह था कि जितने भी एलिट क्लास जमींदार लोग होते थे वे सभी ज्यादातर कांग्रेस के पक्षधर थे। इन्हीं लोगों के कमर तोड़ने के लिए लेफ्ट ने 1978 में एक लैंड रिफॉर्म लाई। साथ ही पावर भी पंचायत लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। अब पब्लिक गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी पंचायत के थ्रू होने लगा। इनडायरेक्टली ही सही, पंचायत को भी अब पार्टी कंट्रोल कर रही थी। पंचायत चुनाव में जिस पार्टी का वर्चस्व अधिक होता उसका सीधा असर
अब विधानसभा चुनाव में भी दिखने लगा। यही कारण था कि पार्टी अब पंचायत पॉलिटिक्स में भी अपना पूरा जोर लगाने लगी। खासकर साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना में ये कुछ ज्यादा ही देखा जाने लगा। लोकल बाहुबलियों की मदद से पार्टी पंचायत चुनाव में अपना वर्चस्व बढ़ाने लगी। चुनाव जीतने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे, जैसे घर में घुसकर किसी खास व्यक्ति को वोट देने के लिए फोर्स करना, लोगों को वोट देने के लिए बूथ पर जाने से रोकना, पोलिंग बूथ को ही लूट लेना जैसे काम तो आम हो गए थे। आज भी बंगाल के पंचायत चुनाव में ये सब पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार आज भी बंगाल पॉलिटिकल किलिंग में सबसे टॉप पर है। 1999 के बाद बंगाल में हर साल लगभग 20 पॉलिटिकल किलिंग होती है। इस एरिया में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, परंतु लैंड रिफॉर्म के बाद गांव में रहने वाले मिडिल क्लास लोग अब शहर की तरफ शिफ्ट होने लगे। इसीलिए वहां बहुत सारी ऐसी जमीनें थी जो अनक्लेम्ड थी। स्थिति तो इतनी गंभीर हो गई थी कि छोटे मोटे किसान जो खेती करके अपना आजीविका चलाते थे, उनके लिए भी अब कृषि इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल नहीं रही, जिसके कारण वे लोग भी धीरे धीरे करके अपना जमीन बेचने लगे। ये लेफ्ट सरकार के लिए एक अच्छा मौका था कि उन एरियाज में बाहरी वोट बैंक को बसाया जा सके। पहले जो बांग्लादेशी मुसलमान बॉर्डर पार सिर्फ लुटेरे के रूप में आते थे, अब ये यहाँ आकर अनक्लेम्ड जमीन को हथियाने लगे। उस समय बांग्लादेशी घेटो बनाकर बॉर्डर एरिया में रहते थे। घेटो का मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ किसी विशेष धर्म या जाति के लोग बहुत ही अधिक गरीबी में झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ये शब्द बेसिकली यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती से निकला था। इसी समय के दौरान ईसा लश्कर और मुजीद मास्टर नाम के दो व्यक्ति भी उन्हीं घुसपैठियों के साथ इंडिया आया जो घेटोज में रहता था। उसके साथ ही वह जमीन हथियाने लगा। धीरे धीरे करके ईसा लश्कर और मुजीद मास्टर पावरफुल होते गया। जनरली ऐसे लोग भीड़ को इकट्ठा करने, पोलिंग बूथ को लूटने और चुनाव में हिंसा करने जैसे कार्यों में माहिर होते हैं। सीपीएम नेताओं की नजर जब इस पर पड़ी तो उन्होंने इनको इसी काम के लिए रखा। एक इंसिडेंस बताता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ईसा लश्कर और मुजीद मास्टर का कहर उस सुंदरबन एरिया में कितना ज्यादा था। साल 2000 की बात रही होगी। संदेश खली सोनाखली एरिया में एक गांव काला हजरा के नाम से पड़ता है। उस पूरे एरिया को ईसा लश्कर कंट्रोल करता था। वहां पर एक रूल था कि कोई भी हिंदू उसके परमिशन के बिना अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर सकता था, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकता था, यहां तक कि कोई भी उसे बिना पैसे दिए शादी तक नहीं कर सकता था। जब किसी हिंदू के यहाँ शादी होती तब सबसे पहले दुल्हन को ईसा लश्कर के पास भेजना पड़ता था। जब उसका मन भर जाता तब वो उस लड़की को वापस उसके घर छोड़ जाता। ईसा लश्कर के गुंडे सभी हिंदुओं के घरों में जाकर ढूंढता कि कौन से हिंदू के घर में लड़कियां बड़ी हो गई है, फिर उस लड़की को ईसा लश्कर के पास भेजने के लिए बोलता। जब गांव के लोग इस कंप्लेन को लेकर पुलिस स्टेशन जाते तो पुलिस वाले भी उसका कंप्लेन नहीं लिखते थे। साल 2000 में काला हजरा गांव में एक परिवार बिना लश्कर के परमिशन लिए जमाई षष्ठी मना रहे थे। जमाई षष्ठी बंगाल में एक त्योहार है जो ज्येष्ठ महीने के षष्ठी को मनाया जाता है। जब यह बात ईसा लश्कर को पता चली तब उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर उस परिवार के 15 लोगों को जान से मार दिया और पूरे गांव को आग लगा दिया। पुलिस बस मूक दर्शक बनी हुई देखती रही। यह पावर राजनीति के अलावा कहीं और से तो नहीं आ सकती। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे जो बोलते थे कि यह बंगाल का सबसे गोल्डन पीरियड है। इतना अत्याचार कि हिंदू द्वारा पाले गए गाय को भी ईसा लश्कर के गुंडे जबरदस्ती ले जाते और उसका भक्षण करते। बढ़ती हुए अत्याचार से परेशान होकर 4 लड़कों के एक ग्रुप ने ईसा लश्कर को गोली मार दिया। बाद में ईसा लश्कर के गैंग ने सीपीएम और पुलिस के साथ मिलकर उन चारों युवाओं को कई पीसेस में काट दिया। अब ऐसा नहीं है कि इन सब के बाद उस एरिया में सब कुछ ठीक हो गया। ईसा लश्कर गैंग का आतंक फिर भी बना रहा। साथ ही मुजीद मास्टर भी कुछ कम नहीं था। वो भी ईसा लश्कर की तरह ही हिंदू लड़कियों का रेप करता और दोनों मिलकर लेफ्ट फ्रंट सरकार को फायदा पहुंचाता। बाद में किसी तरह से स्थानीय हिंदुओं ने उन लोगों को वहां से भगाया, परंतु फिर भी उनकी स्थिति नहीं सुधरी। क्या कर सकते हैं, सत्ता का खेल है, एक जाता है तो दूसरा आता है। मैं जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तब इंटरनेट पर ये सब चीजें बहुत ही कम देखने को मिली, क्योंकि स्थानीय मीडिया भी इन सब बातों को ज्यादा कवर नहीं करती है। अब आप लोग सोचेंगे कि यदि इंटरनेट पर ये सब चीजें नहीं है तो मैं कैसे जानता हूँ। तो बात यह है कि बंगाल के एक लोकल राइटर दीपात्या जस पूरे इंसिडेंट्स को अपने ट्विटर अकाउंट पर अच्छे से डिटेल में बताए हैं। आप चाहे तो वहां पर जाकर के देख सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद मुजीद मास्टर और ईसा लश्कर का आतंक तो खत्म हो गया था, परंतु एक और व्यक्ति उसी के तरह धीरे धीरे पनप रहा था। 90 के दशक में शेख शाहजहां नाम का एक व्यक्ति बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आया। लैंड रिफॉर्म के कारण छोटे किसानों की स्थिति इस समय तक बहुत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि सुंदरबन वाला एरिया में ज्यादा फसल भी नहीं उगता था। इसी सब को देखते हुए लेफ्ट सरकार ने वहां के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए झींगा पालन को बढ़ावा देना शुरू किया। यह कदम उस इलाके के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई फैक्ट्री थी और फसल भी अच्छी नहीं उगती थी, जिसके कारण झींगा मछली उत्पादन आमदनी का सबसे अच्छा जरिया हो गया था। यहाँ के खारे पानी की वजह से इसका उत्पादन सबसे आसान भी था। अब आते हैं शेख शाहजहां पर। इंडिया में आने के बाद सबसे पहले उसने एक ट्रैक्टर ड्राइवर के रूप में शुरुआत की, जो कई बार कंडक्टर के रूप में, स्थानीय बाजार में सब्जी विक्रेता और ईंट भट्टों के मजदूर के रूप में भी काम किया। ये 1999 की बात रही होगी। उस समय शेख शाहजहां के मामा मुस्लिम शेख सीपीएम के स्थानीय नेता और जिला परिषद थे।
कुछ समय तक तो ऐसा ही चलता रहा, पर धीरे धीरे शेख शाहजहां भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगा और साल 2002 में ईंट भट्टों के मजदूरों का एक यूनियन बनाया और उसका नेता बन गया। इन सब घटनाओं के बाद ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नजर शेख शाहजहां पर पड़ी। साल 2004 में शाहजहां ने अपने मामा मुस्लिम शेख की मदद से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गया। जब तक यह राजनीति में नहीं आया था तब तक तो यह कुछ भी नहीं करता था, परंतु जैसे ही एक बार राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ उसके बाद उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने लोगों के खेतों और जमीनों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। वह यहाँ के लोगों से उसके उपजाऊ खेत लीज पर लेता, उसमें पानी भरकर मछली और झींगा पालने के लिए उसे तालाब में बदल देता था। जो किसान आसानी से जमीन दे देते थे उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु असली सामत उन किसानों पर आती जो उसे खेत देने से मना कर देते थे। ऐसे मौकों पर शाहजहां उन किसानों के खेतों में खारा पानी छोड़ देता। समुद्र नजदीक होने के कारण वहां का पानी खारा होता है। यदि वह पानी खेत में पड़ जाता है तो फसल बर्बाद हो जाता है, परंतु इस पानी की एक खासियत यह थी कि यदि इसमें झींगा और मछली पालन किया जाए तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी और उसके पैसे भी ज्यादा मिलते थे। बांग्ला में एक कहावत भी बहुत फेमस है कि नून जले सोना फले, यानी खारे पानी में ही सोना उगता है। इतना करने के बाद यदि कोई किसान नहीं मानता तो उनके खेत रातों रात खोद दिए जाते और उसमें पंप से इलाके का खारा पानी भर दिया जाता। ऐसा करने से जमीन एक तरह से बंजर हो जाती थी, तो किसानों को मजबूरन वह तालाब शाहजहां को देना पड़ता था। किसानों के जमीनों के एवज में शेख शाहजहां से लीज अमाउंट देता था, परंतु 1-2 साल के बाद वह लीज अमाउंट भी देना बंद कर देता और पूरी तरह से उस जमीन पर अपना कब्जा जमा लेता। सत्ता की इतनी गहराइयों में डूबे हुए शेख शाहजहां के खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा पाता था। किसानों की आवाज को कोई सुनने वाला भी नहीं था। यहाँ तक कि वहाँ की पुलिस भी शेख शाहजहां के साथ थी, क्योंकि मछली पालन से होने वाला कमाई का एक हिस्सा सत्ताधारी पार्टियों को भी मिलता था। इस समय तक सत्ता के आड़ में शेख शाहजहां हर वो काम करता था जो पहले मुजीद मास्टर और ईसा लश्कर करते आ रहा था। अब बांग्लादेशी मुसलमानों को सिस्टमेटिकली उस एरिया में एक प्लान के तहत बसाया जाने लगा। जब बांग्लादेशी मुसलमान इलीगली रूप से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आते तब सबसे पहले लोकल लीडर्स उसको 50,000 रुपए में वोटर ID कार्ड बनवा कर देते। इसी तरह से पैसे के बदले आधार कार्ड और फाइनली पासपोर्ट भी बनवा कर दिया जाता था। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उन्हें वोट बैंक में कोई दिक्कत ना हो। लोकल राइटर दीपात्सर जस बताते हैं कि कोई इलीगल माइग्रेंट यदि हिंदू होता तब उसे यह फैसिलिटी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो लोग हिंदुओं को अपना एक प्रॉपर वोट बैंक के तौर पर नहीं देखते थे। वो हिंदुओं के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। मजबूरी में हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ा और माइग्रेंट वर्कर के रूप में दूसरी जगह जाकर काम करना पड़ा। धीरे धीरे करके हिंदुओं की संख्या घटती गई। जहां हिंदू मेजोरिटी में थे अब वहां पर माइनॉरिटी में आ गए और अपने होमलैंड पर ही एक स्लेव की जिंदगी बिताने लगे। पर वो कहते हैं ना कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। बंगाल की राजनीति ने नई दिशा पकड़ी। 3 दशकों से सत्ता में रहे लेफ्ट सरकार को 2011 में ममता बनर्जी के TMC ने उखाड़ फेंका, पर सत्ता में आते ही TMC भी उसी रास्ते पर चल पड़ी जिस पर कभी लेफ्ट चला करती थी। असेंबली इलेक्शन जीतने के 9 महीने के भीतर ही 56 CPM कार्यकर्ता को मार दिया गया। जल्द ही शेख शाहजहां को यह एहसास हुआ कि भविष्य अब लेफ्ट रिजीम के साथ नहीं है। इसके बाद उसने भी लेफ्ट से दूरी बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच शाहजहां उत्तर 24 परगना के प्रभारी ज्योतिप्रिया मलिक के करीब आता है और उसके नेतृत्व में TMC में शामिल हो जाता है। शुरुआत में शाहजहां ने TMC राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय और नॉर्थ 24 परगना के जिला अध्यक्ष ज्योतिप्रिया मलिक के नेतृत्व में काम किया। बाद में जब वे स्टेट मिनिस्टर बन गए तब शाहजहां के पास और भी राजनीतिक पावर आ गया। अब ज्योतिप्रिया के जगह शाहजहां जिला अध्यक्ष बना। बाद में TMC के सीट से जिला परिषद का भी चुनाव जीता। कहते हैं ना कि समय अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है, परंतु हिंदुओं के लिए समय आज तक नहीं बदला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने हिंदुओं पर जुल्म किया है। उस एरिया में ज्यादातर दलित रहते हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कैटेगरी से आते हैं, और आपको तो पता ही है कि दलितों की स्थिति भारत में क्या है। इस दौरान शाहजहां और उसके गुंडों ने हिंदू महिलाओं के साथ वही रेप, वही बर्बरता, वही अत्याचार किया जो कभी ईसा लश्कर किया करता था। शाहजहां अपना खुद का एक जुडिशियल सिस्टम चलाता था। यदि उस एरिया में हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम होती तब वो पुलिस के पास नहीं जा सकता था, उसे शेख शाहजहां के कोर्ट में ही जाना पड़ता और वह जो फैसला दे देता उसे ही मजबूरन मानना पड़ता। ये सब करने के लिए वो फीस भी चार्ज करता था। यदि कोई गलती से भी पुलिस के पास चला जाता तो उसके घर की लड़कियों का रेप किया जाता और उसका मर्डर तक कर दिया जाता था। लोकल राइटर दीपात्सर जस बताते हैं कि शेख शाहजहां नेवर यूज्ड टू पिक एनी or never used to abduct any Muslim girl. He used to abduct or force only the Hindu girls. So you know, it is not politics, it is not TMC versus BJP, it is a war against the Hindus. इतना ही नहीं, 2019 इलेक्शन के बाद शेख शाहजहां ने 7 लोगों को मार दिया, जिसमें से 5 की डेड बॉडी तो आज तक नहीं मिली, और यहाँ भी पुलिस मात्र एक मूक दर्शक बनकर देखती रही। ऐसे ही प्रदीप मंडल नाम के एक व्यक्ति था जिसे शेख शाहजहां के गुंडों ने आंख में गोली मारी थी, और आज तक इस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया में इन सब खबरों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ना ही चाटुकार पत्रकार आपको ये दिखाते हैं और ना ही सो कॉल्ड गोदी मीडिया।
ये सब देखने के बाद आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि यदि ऐसा था तो वहां के लोग इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते थे, प्रदर्शन क्यों नहीं करते थे। तो 2-3 कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि लोग इस अत्याचार से मुक्ति नहीं चाहते थे। इनफैक्ट ईसा लश्कर के गुंडों को तो यही लोगों ने भगाया था। पर वही है ना कि सत्ता जिसके पास है सब कुछ उसके हाथ है। लोग यदि इस अत्याचार के खिलाफ आवाज भी उठाते थे तो उनकी आवाज को बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से दबा दिया जाता। शाहजहां का नाम पहली बार मीडिया में तब सामने आया जब बंगाल के राशन घोटाले के सिलसिले में ईडी उसके घर पर रेड डाली। ये सब देखेंगे, परंतु इससे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर राशन घोटाला क्या है। तो जब 2016 में टीएमसी बंगाल में चुनाव जीतती है तो उसके बाद ज्योति प्रिय मलिक को फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर बनाया गया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत वेस्ट बंगाल के गरीब लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। राशन सप्लाई की जिम्मेदारी सरकार ने एनपीजी राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को दी थी। इसका डायरेक्टर बकीबुर रहमान था। वे ज्योति प्रिय मलिक के सबसे करीबी व्यक्तियों में से एक था और दोनों ने मिलकर इस स्कैम को अंजाम दिया। बेसिकली ये लोग सरकारी डिस्ट्रीब्यूटरों को 20 से 40% कम सप्लाई करते थे और जो राशन बच जाता था उसे प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिया जाता था। इसके लिए बकीबुर रहमान ने 3 सेल कंपनियां बना रखी थी जिसमें वो एक डमी डायरेक्टर थे। इन सेल कंपनियों का नाम हनुमान रियल कॉन प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेसियन इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेसियन क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड है। इन कंपनियों में अवैध तरीके से 20 करोड़ से ज्यादा कैश आया था। ये पैसा लोन के रूप में फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर ज्योति प्रिय मलिक को जा रहा था और वे लोन का पैसा वापस भी नहीं करते थे। तीनों सेल कंपनियों में पहले डायरेक्टर और शेयर होल्डर ज्योति प्रिय मलिक की पत्नी मणिदीपा मलिक और बेटी प्रियदर्शनी मलिक थी। अक्टूबर को जब उन कंपनियों पर छापेमारी की गई तब इस दौरान 16 करोड़ रुपए सीज किया गया। छापेमारी में ज्योति प्रिय मलिक के घर में इन कंपनियों का स्टैम्प भी बरामद हुआ। ज्योति प्रिय मलिक के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान एक मैरून रंग की डायरी भी प्राप्त हुई जिसमें भारी मात्रा में कैश और रसीदों की पूरी जानकारी थी। इस डायरी में एक नंबर के सामने MIC लिखा मिला जिसको 68 लाख का पेमेंट दिया हुआ दिखाया गया था। वो दरअसल मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज था जो असल में फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर थे। संभवतः बकीबुर रहमान के कहने पर ही फूड मिनिस्टर को पैसे दिए गए थे। इस डायरी में ज्योति प्रिय मलिक को वालुदा के नाम से लिखा गया था। 14 अक्टूबर 2023 को बकीबुर रहमान को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर के अंत होते होते ज्योति प्रिय मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। एस्टिमेट किया जा रहा है कि यह स्कैम 1000 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। इसी मामले में जब 5 जनवरी 2024 को ईडी नॉर्थ 24 परगना के शेख शाहजहां के घर छापा मारती है तो उसके कुछ गुंडे ईडी पर हमला बोल देते हैं। तब से लेकर के बहुत दिनों तक शेख शाहजहां गायब रहा। कुछ लोगों का कहना था कि वह छिपने के लिए बांग्लादेश चला गया होगा। शेख शाहजहां तो भागने में सफल रहा था परंतु उसके साथी गिरफ्तार हो गए थे। कोलकाता हाईकोर्ट के फटकार पड़ने के बाद आखिरकार 56 दिनों के बाद शाहजहां पकड़ा गया। सवाल आता है कि क्या बंगाल पुलिस को पहले से ही पता था कि शेख शाहजहां कहाँ है, क्योंकि एक तरफ जहां इतने दिनों से पूरी कोशिश करने के बाद भी वह नहीं मिला, वहीं हाईकोर्ट के फटकार पड़ने पर इतनी आसानी से मिल गया। मुझे ऐसा लगता है कि शाहजहां को बचाने की कोशिश इसलिए भी की जा रही है कि उसके पकड़े जाने के बाद सिर्फ राशन घोटाला ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी कड़ियां जुड़ेगी जो संभवतः सत्ता को खतरे में डाल सकती है। अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग इसे कम्युनल एंगल देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि जुल्म सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ हो रहा है, परंतु एक पक्ष और है जो लोग अक्सर बताना भूल जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो बेसिकली शाहजहां शेख के साथी शिबू हजारा और उत्तम सरदार दोनों हिंदू हैं। तो आप इसे कैसे कम्युनल सांचे में ढाल सकते हो? सिर्फ यह कह देना कि शेख शाहजहां मुस्लिम है और इसीलिए वह सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार करता है, तो मेरे ख्याल से यह गलत होगा, क्योंकि इससे आप अत्याचार के दायरे को संकुचित कर रहे हो। बात वही है ना कि अत्याचार करने वाले तो हिंदू भी है, तो आप इसे क्या कहेंगे? खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी यदि आप इस वीडियो पर या फिर इस इंसिडेंस पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको जल्द ही किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।